ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक अपना जो है इस रिफ्रैक्शन चैप्टर का वो क्या है, प्रिज्म। वो अपन देखते हैं, इसके बाद लेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रिज्म क्या है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्लास स्लैब वो ऐसा चीज था जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल रहती हैं, क्यूबॉइड जैसा रहता है, अपोजिट सरफेसेस पैरेलल रहती हैं, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो रहती है आपस में पैरेलल रहती है। अब ऐसा अगर शेप हो जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल नहीं हो, इंक्लाइंड हो विथ सम एंगल, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, और प्रिज्म क्या होगा, ऐसे लिख लो, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, the refracting surfaces are inclined at some angle, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इंक्लाइंड होंगी तो शेप कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों आप लोग को, ऐसा टाइप का। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, प्रिज्म। तो आप देख रहे हो, सपोज आपकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गई, ये और ये। ठीक है, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हो गई वो ये हो गई, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो ये दोनों के बीच एंगल दिख रहा है, ये दोनों सरफेसेस के बीच में क्या दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है। तो जब सरफेसेस आपस में क्या पैरेलल हो तो स्लैब हो गया, और अगर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है तो क्या हो गया, प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म का काम बच्चों हम लोग यूज करते हैं क्या को, लाइट के पाथ को बेंड करने के लिए। प्रैक्टिकल यूज इनका क्या है, लाइट के पाथ को बेंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग वो पिक्चर देखे हो आयरन मैन, आयरन मैन में वो एक वो बनाता है, क्या बोलता है, नया आर्क रिएक्टर तो बनाता ही है, एक नया एलिमेंट डिस्कवर करता है आर्क रिएक्टर को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो मरते रहता है ना आयरन मैन 2 में। तो जो नया वो डिवाइस बनाते रहता है तो एक बीम ऑफ लाइट को नहीं करता है, वो शील्ड लेके आता है, इसका कोई काम है कि हाँ बहुत जरूरी काम है बोल के नीचे टिका देता है। फिर उसके बाद उसको ऐसा प्लम्बिंग वाला जो रॉड रहता है उससे प्रिज्म से क्या करता है, लाइट को बेंड करता है ताकि वो उस पर पड़े, उसके जो रिएक्टर बनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल करता है वो, प्रिज्म का। तो लाइट के पाथ को बेंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 180 डिग्री करो, 90 डिग्री करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग जैसा चाहे लाइट के पाथ को वैसा क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक ऐसा प्रिज्म ले लिया, ठीक, ये 90 डिग्री, और आपने लाइट को ऐसा इंसिडेंट कराया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ऐसा चुना है इसका कि ये नॉर्मल बना, तो ये क्या पे लग रहा है, क्रिटिकल एंगल पे लग रहा है। तो ये पाथ क्या हो जाएगा, सीधा नीचे चले जाएगा, 45 डिग्री का है प्रिज्म है, 45 90 45। ठीक, फिर यहां टकराएगा तो ये भी बाइसिमेट्री, ये भी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल पे होगा, फिर 45 डिग्री पे बेंड हो जाएगा। तो लाइट क्या हुई बच्चों, 180 डिग्री बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई बच्चों, 180 डिग्री बेंड हो गई। ठीक है, तो लाइट को हम लोग 180 डिग्री में बेंड कर सकते हैं, 90 डिग्री में भी बेंड कर सकते हैं, चाहे तो क्या में बेंड कर सकते हैं, 90 डिग्री। ऐसा प्रिज्म रखें बच्चों, यहाँ से लाइट रे आया, क्या बोलते हैं, यहाँ से ये लाइट रे आया, ये ऐसा रहेगा कि ये एंगल क्या रहेगा, क्रिटिकल एंगल। तो लाइट क्या हो जाएगी, सीधा नीचे चले जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेज। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। तो लाइट के पाथ को बेंड करने के काम आता है प्रिज्म का। तो जनरली हम लोग को क्या है, इसके क्रिटिकल एंगल से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि इसका काम ही है कि इससे ना पास ना हो लाइट, क्या हो जाए, बेंड हो जाए, यानी टकरा के अंदर चले जाए। तो वो एन ऐसा सेलेक्ट करना पड़ता है कि मिनिमम डिविएशन के लिए क्या कंडीशंस हो, ये सब चीजें बहुत सारी पढ़नी पड़ती है हम लोग को। ठीक है, प्रिज्म। तो आगे बढ़े, प्रिज्म समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग को प्रिज्म के बारे में पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रिज्म बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक प्रिज्म। ये बन गया बच्चों क्या, एक प्रिज्म। ठीक है, तो आप कोई भी एक लाइट को क्या कर लो, इंसिडेंट करा दो। सपोज ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे, वाह यार, सुनो ऐसे, लाइट को क्या करा लो, इस पे इंसिडेंट करा लो। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सपोज म्यू है ना। तो अभी लाइट कौन से उस पे पड़ रही है, हिस्से पे, ये सपोज ए बी सी है, तो जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, लाइट इस पे पड़ रही है। अब यहाँ क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल। अब लाइट ट्रेवल करिए डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, तो क्या होगी, नॉर्मल के सीधा जाने के बजाय ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब फिर लाइट पड़ेगी यहाँ, यहाँ नया क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंस से रेयर, तो ये क्या जाएगी, सीधे जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर है बात। तो आप बोल सकते हैं बच्चों
कि ये जो था अगर अनडिविएटेड रहता तो ये लाइट सीधा जाता है ऐसे, इंसिडेंट रे, लेकिन अभी ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक, तो इसमें जितने भी टर्म्स अपन यूज करेंगे वो सब मार्क कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टर्म रह गया बच्चों ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये जो बनेगा किसके बीच में, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चों R1, पहला रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, R1। फिर इसको बोलेंगे बच्चों R2। ठीक, क्या बोलेंगे, R2। और जरूरी नहीं है कि R1 और R2 यहां पर बराबर हो। R1 R2 बराबर होता था कि इसमें स्लैब में, लेकिन यहाँ अभी खुद ही दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड है, तो दोनों नॉर्मल के बीच में भी कुछ एंगल होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेम नहीं होंगे। हाँ, एक स्पेशल केस में सेम होते हैं, लेकिन अभी तो सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? उसके बाद ये हो गया नॉर्मल और बाहर आने वाली रे, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये चार चीजें तो रहेंगी रहेंगी। ठीक, इसके साथ साथ आपका ये जो एंगल है इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन। ये इंसिडेंट रे इतना डिविएट हो गई, एंगल ऑफ डिविएशन ग्लास स्लैब के केस में कितना आता था, 0, शिफ्ट होता था लेकिन डिविएशन नहीं होता था, लेकिन यहां पर डिविएशन होगा। ये बात समझ में आई? दूसरा, एन या म्यू एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले प्रिज्म में लाइट किस पार्ट से एंटर करी, किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ए बी से, और बाहर किस से आई, सॉरी एसी से एंटर करी और बाहर किस से आई, ए बी। तो जिससे अंदर गई और जिससे बाहर आई, उन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं बच्चों ए। और यही क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिससे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं दोनों एंड पे, वो, क्योंकि ए इसको भी ले सकते हैं, ए इसको कब लेंगे, जब ये और ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग होगी। इसको भी ये ले सकते हैं जब ये और ये रिफ्रैक्टिंग होगा। अभी ये और ये रिफ्रैक्टिंग है तो इसको क्या लिए, ए। क्लियर बात? अच्छा, जरूरी है कि प्रिज्म एकदम बढ़िया ऐसा सुंदर दिखते रहे? ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर प्रिज्म सपोज आपका ऐसा टूटा हुआ भी है, ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, ये भी प्रिज्म है। अब सपोज इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वाले से और ये वाले से ऐसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान के चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस को एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सटेंड। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रिज्म आपको हमेशा ऐसा दिखता रहे, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग प्रिज्म का हमारे रिफ्रैक्शन के हिसाब से कैसा बनाए, जब भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में क्या हो, इंक्लाइंड, तो वो प्रिज्म हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, वो राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, बाकी लेकिन ऐसा भी। क्लियर बात, पक्का? तो ये सब का मीनिंग समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल, सेकंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सब याद रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों इतना? पक्का? बढ़े आगे, चलिए। अब टर्म्स पढ़ लिए, तो अब कंडीशंस देखते हैं प्रिज्म से अलग अलग अपन क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बार बार आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, यानी बार बार ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मैं डेरिवेशन अभी बता देता हूं। ठीक है, तो देखो, पहला जो चीज याद रखेंगे, नो इमरजेंस। सपोज ये आपका प्रिज्म है, सपोज क्या है, ठीक। नो इमरजेंस का क्या मतलब होता है, ठीक। और नो इमरजेंस ऐसा कि आप इंसिडेंट एंगल कोई भी ले लो, आप क्या ले लो, इंसिडेंट एंगल कोई सा भी ले लो, ये बाहर आना नहीं है, ये बाहर आना नहीं है। तो बच्चों इसके लिए लिखिए, आप कोई भी इंसिडेंट एंगल पे ले आओ, ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसा। तो ऐसे केस में क्या होगा, नो इमरजेंस। ऐसा कब होगा, लिखो, व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल है, इट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। कितने से बड़ा है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन फॉर एनी एंगल of incidence, for any angle of incidence, the refracted ray never emerges out.
रिफ्रैक्टेड रे नेवर इमर्जेस आउट। मगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपका दो डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, मतलब फिर वो दोनों रिफ्रैक्टिंग मिलके कभी भी इमर्ज नहीं करा पाएंगे। आप 90 डिग्री ले लो एंगल ऑफ इंसिडेंस या कुछ भी ले लो, आ रही बात समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमेशा। हाँ, अरे नहीं, हमेशा अंदर नहीं अंदर नहीं भाई, फिर इन दोनों के बीच चेक करना पड़ेगा। जब इन दोनों के बीच हो रहा है तो यहां से चेक करना पड़ेगा कि अब ये जो है ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि नहीं। अब ये सपोज 60 डिग्री दे दिया है, क्या दे दिया 60, और क्रिटिकल एंगल सपोज 30 आ रहा है। क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है 30, फिर तो गोल गोल रानी होते रहेगा। फिर तो फिर ये भी 60 हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये भी क्रिटिकल है, तो कहीं से इमर्ज नहीं हो पाएगी। तो वो केस अलग है। आ रही बात समझ में, मैं ये बता रहा हूँ कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और उनके बीच जो एंगल है वो डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर ये दोनों से बाहर रे नहीं आ पाएगी, इसके अंदर तो चले जाएगी, इससे बाहर नहीं आ पाएगी कोई भी केस। बात समझ में आएगी नहीं है? फिर इन दोनों के लिए चेक करना है तो फिर इन दोनों के लिए अलग लगाएंगे। बात समझ में आई पक्का? तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। What should be the minimum value of refractive index of the prism refracting angle A so that there is no emergent ray irrespective of the angle of incidence? ठीक, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो वो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर हमको ये पता है कि ए क्या होता है बच्चों, ए अगर 2 थीटा के बराबर है, 2 थीटा सी, अगर ए किसके बराबर है बच्चों, 2 थीटा सी के बराबर है, तो हमको पता है कि फिर इमरजेंस आई कुछ भी हो, इमरजेंस होने वाला नहीं। ठीक, अब बताओ क्रिटिकल इंडेक्स कैसे लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे जोड़ सकते हैं। साइन थीटा सी बराबर क्या होता है बच्चों, 1/μ। साइन थीटा सी किसके बराबर होता है, 1/μ। ठीक, तो थीटा सी की जगह क्या रख दोगे, साइन a/2 बराबर 1/μ। क्लियर है, साइन थीटा बराबर क्या बोल रहा हूँ, साइन बराबर साइन a/2 बराबर क्या जाएगा 1/μ। तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/sin a/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर म्यू का वैल्यू इतना है 1/sin a/2, तो फिर इसके बाद क्या होगा, कोई भी इंसिडेंट एंगल पे आप लाओगे तो वो बाहर नहीं जा पाए। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट, अगला बच्चों लिखो कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या लिखे, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस का क्या मतलब है पहले ये देखते हैं बच्चों। तो उल्टा देखते हैं इसको, उल्टा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उल्टा। ग्रेजिंग करने का मतलब जब सरफेस के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अलोंग रेज हो जाती है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस बोला है। क्या बोला है, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो ऐसे आएगी, नॉर्मल के साथ कितना बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए। पक्का, अब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री कब बनाएगी, जब ये जो R2 होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। जब जो R2 होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? अब ये बन गया आपका A, ये क्या बन गया आपका A, और इधर बना देते हैं नॉर्मल, और इधर फिर ये रिफ्रैक्ट होके ये बन जाएगा बच्चों क्या आपका R1, और ये क्या हो जाएगा आपका I। क्लियर बात? और मान के चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N, ये समझ में आ रहा है कंडीशन। और ये एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब ये इस कंडीशन को और वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ए आई ई R1 R2 डेल, ये सब में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिलेशनशिप मैं बताता हूं आप लोग को कि ए और R1 R2 का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए सपोज ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये यहां से आया इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये बना, इसको बोले R1, इसको बोले R2, ये बन गया बच्चों आपका E। ठीक है, पक्का? देखिए अगर ये A है, ये क्या होगा,
90 माइनस R1 होगा। ये क्या होगा? 90 माइनस R2 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये A है, ये क्या होगा? 90 माइनस R1। ये क्या होगा बच्चों? 90 माइनस R2 होगा। तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो A बराबर क्या है बच्चों? R1 प्लस R2। ये बात हमेशा याद रखें। R1 प्लस A के बराबर ही होगा। R1 प्लस R2 हमेशा किससे बराबर होगा? A के बराबर होगा। ठीक, पक्का? ठीक। अब यहां एक एंगल तो अपने को पता है, दूसरा एंगल क्या है? साइन सी। यहां पे क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं? स्नेल्स लॉ में लगा सकता हूं, लगा देता हूं बच्चों। यहां पे मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो लिखूंगा n साइन थीटा सी, n साइन थीटा सी बराबर 1। जाहिर सी बात है, साइन थीटा सी तो 1 होता है, तो 1/n आता है, तो यहां से क्रिटिकल एंगल निकल गया, जो कि पहले से अपन डिराइव कर चुके हैं वैसे ही। 1/n क्लियर है बच्चों? अगर ये c है, अगर ये एंगल क्या है? c, तो R1 को क्या लिख सकता हूं? a माइनस सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? R1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? a माइनस सी। बात समझ में आई कि नहीं? R1 को क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस सी। अब यहां और यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं मैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा यहां पर 1 साइन आई बराबर यहां पर साइन a माइनस थीटा सी, क्रिटिकल एंगल है, a माइनस थीटा सी इंटू एन। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो यहां से साइन आई बराबर क्या लगा सकता हूं? साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी, ये लगा सकता हूं बच्चों। पक्का? ये बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे लिख लेते हैं ना। हाँ, एन के टर्म्स में लिखेंगे। तो अब देखो क्या लिखते हैं? साइन आई बराबर एन भी रहेगा, हाँ वो तो रहेगा, सॉरी ये एन बोल रहे हो ना? हाँ एन रहेगा, एन 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 कहीं नहीं जाएगा, वो तो जग जाहिर बात है। ठीक है, एन। अब देखो क्या लिखा है? साइन ए। क्या लिखा है? साइन ए। उसको ऐसे ही छोड़ दो। साइन ए को क्या छोड़ दो बच्चों? ऐसे ही, हमको कोई मतलब नहीं। साइन ए आ गया। कॉस सी को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी लिख सकता हूं। या आपको पता है साइन थीटा सी क्या होता है? 1/n। साइन थीटा सी क्या होता है बच्चों? 1/n। तो कॉस थीटा सी क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बाय एन। क्या बोल रहे जा रहे हो? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई तू बड़बड़ाओ मत, इधर देखो। ये बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, तो एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बाय हाइपोटेनस क्या हुआ? एन। ठीक है, और मैं नहीं जानता अब कुछ। अब देखो आगे। तो ये चीज आ गया, तो कॉस थीटा सी का वैल्यू रख लेते हैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ? अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन। बीच में क्या आएगा बच्चों? माइनस। बीच में क्या आएगा? माइनस। कॉस ए को छोड़ दो, अपने क्या करना है अभी। कॉस ए को ऐसे लिख दो। कॉस ए को क्या लिख दो बच्चों? ऐसे लिख दो। फिर अरे हाँ, साइन थीटा सी क्या आएगा? 1/n। तो n n n क्या हो गया? कट गया। n n n क्या हो गया? कट गया। ठीक, तो i बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि प्रिज्म जो दिया है उसका एंगल तो आपको पता ही रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रहेगा। तो अगर वो पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखोगे ताकि क्या हो? ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस एंगल पे क्या होगा? आपका ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का बच्चों? तो इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। भाई साहब
चल रहा है ना भाई, चल रहा है। टोकती है लड़की, हाँ चलिए आगे बढ़ते आगे। अगला अगला निकालते हैं बच्चों। कंडीशन ऑफ, लिखिए कंडीशन ऑफ मैक्सिम, नहीं मिनिमम है कि मैक्सिमम है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिविएशन। ठीक, तो देखो अब डिविएशन मैक्सिमम कब होगा ये देखते हैं। तो अपन क्या क्या कंडीशन देखें बच्चों? एक तो पहला नो इमरजेंस देखे, उसके बाद क्या देखे? ग्रेजिंग इमरजेंस देखे। नो इमरजेंस भी देख लिया, ग्रेजिंग इमरजेंस भी देख लिया। अब देख रहे हैं कि डिविएशन मैक्सिमम कब होगा। ठीक, अब डिविएशन मैक्सिमम होगा, उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग? एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन किसके बीच होता था? इंसिडेंट रे और, तो देखो आप इंसिडेंट रे सबसे छोटा कब कब कितना रख सकते हैं? 0 नॉर्मल, और सबसे बड़ा 90 पे, तो अपन 90 पे रख के देखते हैं। तो एक बार क्या लिया, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस कराते हुए लाइट को ले आइए, ले आए। ठीक, अब यहां पे क्या बनाते हैं बच्चों? नॉर्मल। ये 90 डिग्री हो गया। अब बताओ बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितने में बेंड होगा? ये ऐसे बेंड होगा कि ये एंगल आपको क्या मिलेगा? थीटा सी। कितना मिलेगा बच्चों? थीटा सी। जाहिर सी बात है, क्लियर है। अब क्या बनाते हैं यहां? नॉर्मल। अब लाइट गोइंग फ्रॉम क्या टू क्या? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। कैसे? ऐसे, ऐसे समझ, ऐसे कुछ भी ले लो, अपने क्या करना। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? ई। तो R1 आपका किसके बराबर हो गया? थीटा सी के बराबर। और R2 आपका क्या हो गया? पता नहीं। R2 क्या हो गया आपको पता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा। देखो एंगल ऑफ डिविएशन होगा, ये लाइट को सीधा एक्सटेंड कर दो, ये थी इंसिडेंट नॉर्मल, और ये जो रिफ्रैक्ट होके आई है इसको पीछे खींच लो, ये क्या होगा बच्चों? इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन होगा। ये डेल हमको निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्या आपको डेल आपको निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, ये डेल है, ये एंगल क्या होगा? ए होगा। ये ए है, ये डेल है। आप ए को क्या लिख सकते हो? थीटा सी प्लस R2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? थीटा सी प्लस R2। ये तो पता है अपने को, ये डेल हुआ। और दूसरा ये भी लिख सकते हो आप, क्या? ये एंगल क्या है? ई। ये क्या एंगल? ई। ये नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये नॉर्मल हुआ और ये पीछे गया, ये पूरा एंगल क्या होगा? ई होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? ई। तो मेरे को बताओ बच्चों, ये इतनी सा एंगल कितना आ जाएगा? ई माइनस R2। क्या आएगा? ई माइनस R2, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल को ई माइनस क्या लिख लेते हैं? R2। समझ में आई बात? पक्का? ये एंगल क्या है बच्चों? थीटा सी। और ये लाइट रे ऐसा सीधा गया है, और एंगल अपने को डेल निकालना है। ये एंगल निकाल सकता हूं क्या? ये एंगल निकाल सकता हूं? ये एंगल कैसे निकलेगा? ये है नॉर्मल और ये क्या है? थीटा सी। तो ये कितना होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा सी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? ऐसा, ऐसा, ऐसा दिख रहा है बच्चों? ये ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो बोल देते हैं, और उसमें बोलने में क्या है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल बराबर आएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल बराबर आएगा क्या? ए है क्या? 90 माइनस थीटा सी प्लस ई माइनस R2। क्या है बच्चों? 90 माइनस थीटा सी प्लस ई माइनस R2। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल आ जाएगा 90 प्लस ई थीटा सी प्लस R2। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं? 90 प्लस ई माइनस, ठीक है, अभी करेंगे ना, आप तो घबराते क्यों? ठीक बच्चों,
ये थीटा सी प्लस R2 मेरे को मस्त नहीं लग रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। तो डेल क्या आ गया? 90 प्लस ई माइनस ए। अब मेरे को ई नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? डिविएशन एंगल निकालना है, केस ऑफ मिनिमम डिविएशन। और सारे पैरामीटर किसके रहने चाहिए? प्रिज्म के। सारे पैरामीटर किसके रहने चाहिए? प्रिज्म के। तो मेरे को ई को क्या करना है? हटाना है। तो ई के लिए बच्चों यहां से रिलेशनशिप लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप लिखता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ई बराबर एन साइन R2 लिख सकता हूं बच्चों। साइन ई बराबर क्या आ गया? एन साइन R2। अब यहां से अपन साइन ई क्या लिख सकते हैं? एन साइन R2 नहीं चाहिए अपने को, तो R2 की जगह क्या लिख लीजिए? ए माइनस थीटा सी। फिर देखो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस थीटा सी। ये आ जाएगा बच्चों, पक्का? अब इसको उठा के यहां पर डाल देते हैं। तो डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? मैक्सिमम डिविएशन डी डेल मैक्स। ये आ जाएगा 90 माइनस ए प्लस ई। तो ई की जगह क्या डाल देंगे? साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस थीटा सी। देखो सारे पैरामीटर, अब क्रिटिकल एंगल किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? प्रिज्म की। ए किसकी प्रॉपर्टी? प्रिज्म की। ए किसकी प्रॉपर्टी? प्रिज्म की। 90 90 90, तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म हो गया। तो ये क्या आ गया? केस ऑफ मैक्सिमम डिवीजन। बड़े आगे, क्लियर है? तो ये चीज नोट कर लो, ठीक। अगला, नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों, क्या? कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, ठीक। तो देखो, लिखो फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन आई बराबर ई होगा। क्या लिख दो बच्चों? आई बराबर ई। मिनिमम डिविएशन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाए? सेम। अब आई और ई सेम हो गए बच्चों। अभी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, देखो बता देता हूं मैं आप लोग को। ये था प्रिज्म। तो इसके लिए अपन क्या क्या डिराइव किए थे? ये था आपका ई, ये इधर हो गया, ये क्या आ गया? R1 और R2, और ये क्या आ गया बच्चों? ई। इसको पीछे बैक ट्रैक किए, इसको आगे किए। ये एंगल क्या होता था? डेल। ये नॉर्मल के बीच में है ना, ये एंगल क्या होता था बच्चों? डेल। तो डेल को ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के टर्म्स पे लिखे थे। क्या लिखे थे? डेल डेल बराबर ऐसे लिखे थे 90, नहीं डेल को डायरेक्ट लिखे थे ना, हाँ 180 माइनस R1 प्लस R2 ऐसे लिखे थे बच्चों। डेल बराबर क्या लिखे थे? 180 माइनस R1 प्लस R2, ये लिखे थे, ठीक। अब आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सपोर्ट डेल चाहिए आई और ई के टर्म्स में। किसी किसी टर्म्स में चाहिए? आई और ई के टर्म्स में, ठीक। तो क्या लिखते हैं? आई और ई, ये आई है ना, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। ये क्या होगा बच्चों? मैं उल्टा लिख दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, इसको बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्ट हुआ, इसको बोल दिए R1। ये नॉर्मल बना, इसको क्या बोल दिए? R2। ये क्या हो गया? बाहर आ गया, इसको क्या बोल दिया बच्चों? E। अपन क्या किए? इंसिडेंट एंगल बढ़ाए, इमरजेंट एंगल बनाए, दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? डेल। तो अपन अगर ये वाला ट्राइंगल देखें बच्चों, यहाँ पर फिर से वही ऐसे वाला ट्राइंगल देख सकते हैं। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल बराबर, ये क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, डेल बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। और ये एंगल क्या था बच्चों? आई माइनस R1। ये वाला एंगल कितना था? आई माइनस R1, क्योंकि पूरा क्या है? आई, आई में से R1 गया। और ये पूरा एंगल कितना था बच्चों? ई था, ई में से R2 गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ई माइनस R2। तो डेल बराबर क्या आ जाएगा? आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो आई प्लस ई
माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को क्या बोलते हैं? ए। तो डेल का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया I प्लस ई माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम डिविएशन कब होता है बोला गया है? जब I और E क्या हो? बराबर। I और E दोनों क्या हो आपस में? बराबर। तो I और E को बराबर ले सकते हो, तो डेल बराबर ऐसा लिख सकते हो 2I माइनस ए, डेल मिनिमम। ठीक, डेल मिनिमम। क्लियर बात? तो बच्चों डिविएशन जो होता है ना, डिविएशन थोड़ा पेचीदा चीज है। आप जानते हैं कि लाइट अपने पाथ को रिवर्स करती है, तो एक पर्टिकुलर आई पे इधर ई आ रहा है, तो अगर सेम ई से एंटर करेगा तो इधर क्या आएगा? आई आएगा। चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई से आ रहा है और इमरजेंस ई है, तो ई से एंटर करेगा तो इमरजेंस क्या होगा? आई। रिवर्सिबिलिटी होता है, इसलिए आपको क्या करेगा? डिविएशन का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, लेकिन दो सेट मिलेगा हमेशा। एक आई पर्टिकुलर रखोगे तो उसके लिए ई का जो वैल्यू होगा उसके लिए जो डिविएशन मिलेगा, सेम वैल्यू आपको आई की जगह ई डाल दोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगा। भाई आई और ई को रिप्लेस कर दो, वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कांस्टेंट है। क्लियर बात? तो ये चीज याद रखना, लेकिन मिनिमम डिविएशन में सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। अब खुद सोचो, ये एक ही वैल्यू कब मिलेगा? जब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आई 30 रखोगे, ई भी 30 आ गया सपोज, तो 30 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम डिविएशन एंगल। तो मिनिमम डिविएशन फिर सिर्फ कितना होगा? एक। मिनिमम डिविएशन एंगल क्या होगा? सिर्फ एक। और उस वक्त क्या होगा? आई और ई ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपके प्रिज्म का बेस होगा, जो भी आपके प्रिज्म का बेस होगा, जो रिफ्रैक्टेड है, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक, ये दो कंडीशन होंगी मिनिमम डिविएशन। क्या होगा मिनिमम डिविएशन में? बेस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और आई और ई क्या हो जाएगा? बराबर। और एक चीज, R1 और R2 भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। जाहिर सी बात है, सिमिट्री। सिमिट्री के लिए आई R1 है तो यहाँ R2 आई, समझ रहे हो? तो R1 और R2 क्या होगा? सेम। स्नेल्स लॉ लगा के प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ मिनिमम ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। क्या का कंडीशन है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, वो क्या, नहीं मैक्सिमम नहीं, हाँ बोल सकते हो डेल मैक्स वाली। क्या वाली कंडीशन है बच्चों? डेल मैक्स वाली कंडीशन है, क्योंकि एक 90 है दूसरा θ1 है, वही कंडीशन होती है। फिर व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ θ1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना इन टर्म्स ऑफ θ1। क्लियर है? चलिए इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। तो देखो, θ1 के टर्म्स में मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में अपने को लिखना पड़ेगा। ये जो केस हो रहा है उसके लिए अपन, याद है ग्रेजिंग इमरजेंस, साइन आई का वैल्यू क्या निकाले थे? 1 निकाले थे कुछ, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये निकाले थे बच्चों। तो साइन आई क्या हो गया हमारा? साइन θ1। बात समझ में आई? ये हो गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। साइन ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना? 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, यही आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर θ1 बराबर एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर θ1। साइन स्क्वायर θ1 क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं होता है ना, तो एन वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर θ1, अरे 1 माइनस साइन कॉस। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए आप लोग को मैं क्या डिराइव करवाया हूं? कंडीशन। ठीक, इसको आई को ई से पलट देना। कब? जब उल्टा दे देगा कि ग्रेजिंग इंसिडेंस है और मिनिमम ई से निकल रहा है। हरी बात है, अभी ई मिनिमम से एंड कर रहा है और ग्रेजिंग से निकल रहा है, तो डिविएशन मैक्सिमम का केस। हरी बात समझ में? आई को ई से रिप्लेस कर देना। ठीक, सवाल में जो भी पूछेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पक्का क्लियर है कि नहीं है? ठीक, बढ़े आगे। फिर क्या बोले देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव? तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? √2। बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? √2। ये आ गया सेकंड पार्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर व्हाट हैपेंस टू द लाइट क्यू इफ इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड स्लाइटली?
क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं स्लाइटली। तो अपने को बताना है कि क्यू को क्या होगा, क्यू पे क्या होगा मतलब, है ना। तो देखो इसको इंक्रीज कर रहे हैं मतलब इसको ग्रेजिंग के पास ले जा रहे हैं, तो ये ग्रेजिंग से कहाँ जाएगा, मिनिमम की तरफ। तो थीटा 4 डिक्रीज हो जाएगा, थीटा 4 क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ रही बात। तो इस केस में थीटा 4 डिक्रीज। आ रही बात समझ में। अब इसको बोला है डिक्रीज्ड स्लाइटली, क्या ले जा रहे हैं बच्चों, डिक्रीज्ड स्लाइटली। अब इसको अगर हम लोग स्लाइटली डिक्रीज कर दिए, क्या कर दिए बच्चों, स्लाइटली डिक्रीज। इसको आप स्लाइटली डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थीटा 3 को क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ये देख लेते हैं। तो देखो क्या का केस दिया, डिक्रीज। तो इसको डिक्रीज कर दिया बच्चों, ये कम हो गया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अगर अभी तो ये क्रिटिकल एंगल से बाहर आ रहा था ना, तब तो 90 डिग्री से बाहर आ रहा था, अब ये साले को और बढ़ गया। अब और बढ़ गया तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो नो इमरजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, नो इमरजेंस। हाँ, तो इसको क्या किए बच्चों, इंक्रीज किए स्लाइटली। क्या किए, इंक्रीज किए स्लाइटली। तो ऐसा देखो, इसको आप इंक्रीज किए तो थीटा 2 भी इंक्रीज हो जाएगा, थीटा 2 इंक्रीज हो जाएगा तो थीटा 3 डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएगा तो अभी क्रिटिकल एंगल पे था, तो 90 डिग्री पे ग्रेज होके बाहर आता, डिक्रीज हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ही कम हो जाएगा। या वही देख लो ना, ये ग्रेजिंग के तरफ बढ़ता जाएगा तो ये मिनिमम के तरफ बढ़ता जाएगा, और ये फिर अभी क्रिटिकल पे है, और ये अगर साले को कम हो गया तो फिर ये तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो नो इमरजेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये बारीकी समझे कि नहीं समझे बच्चों आप लोग, इस सवाल बनाने से जो समझ में आए, क्यों क्यों हम लोग हर कंडीशन डिराइव किए अलग अलग। पक्का बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया भाई ये। अगला, अगला क्वेश्चन। नोट, क्या नोट, इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन द लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब समझ रहे हो ना, आई और ई सेम हो जाता है, तो दोनों फेस से सेम एंगल से लाइट बाहर आता हुआ दिखेगा। दैट इज द लाइट रे इन द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। आ रही बात समझ में। तो जब अगर आप मिनिमम डिविएशन का केस ले रहे हैं तो ये जैसा एंगल बना रहा है बच्चों, ये बाहर आने वाला भी क्या बनाएगा, वैसे ही एंगल बनाएगा, और वैसा एंगल कब बना पाएगा, जब ये पैरेलल होगा तब तो। आ रही बात समझ में। ठीक, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो, ठीक है, ये याद रख। ये भी आई, ये भी आई, ठीक। और डेल क्या होगा, डेल हो जाएगा मिनिमम विच इज 2i माइनस ए, और ये है ए, ठीक है। पक्का समझ में आया बच्चों आप लोग को, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक है, अगला। अरे बाप रे, देखिए क्वेश्चन बहुत अजीब टाइप का है। अजीब टाइप का तो नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा अजीब है, बस देखिए। अ प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ π/2, मतलब क्या दिया है, क्या कर रहा हूं यार मैं, मतलब ए का वैल्यू क्या दिया है, π/2, ठीक है। इट इज गिवन दैट गामा इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, गामा इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो देखो गामा को क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस ए, या गामा को लिख सकते हैं 2i माइनस π/2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2i माइनस π/2। एंड बीटा इज द डिविएशन ऑफ रे एंटरिंग एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का अपन तो निकाल चुके हैं बच्चों, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब बीटा। ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए अपन निकाले, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या, मिनिमम डिविएशन, तो बीटा। ग्रेजिंग इंसिडेंस में डिविएशन कैसा होता था, अपन देखे थे, कितना निकाले थे, डेल बराबर, बताओ, डेल बराबर 90 माइनस ए प्लस ई। ई को क्या लिखे थे, साइन इनवर्स, अंदर क्या था, एन साइन क्या, ए माइनस क्रिटिकल एंगल, ये था, याद है, पक्का। तो बीटा का वैल्यू ये दिया है, गामा का वैल्यू ये दे दिया है बच्चों, बहुत बढ़िया। और अपने को क्या निकालना है, प्रूफ कर रहा है भाई कि साइन गामा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन गामा बराबर साइन स्क्वायर बीटा।
ओहो, चलिए निकालते हैं, कोई वैसा घबराने की बात नहीं है। देखो इसको बच्चों इधर ले आओ, इसको क्या ले आओ, इधर। तो इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको उड़ा दो, इसको क्या कर दो, उड़ा दो, क्योंकि ए क्या दिया है 90, तो उसको क्या कर दो, उड़ा दिए। तो अब साइन बीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, एन साइन ए माइनस थीटा सी, क्या गया, कुछ जानकारी आपको देना है इस बारे में, नहीं ना, तो ठीक है पढ़े आगे। साइन हमको चाहिए किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर बीटा का, तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा ये, साइन बीटा का साइन स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर साइन ए माइनस थीटा सी का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, हमको थीटा सी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, थीटा सी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बाद में उसकी बात करेंगे, पहले साइन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साइन। तो देखो इधर, इधर दोनों तरफ क्या ले लो, साइन ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो बच्चों, साइन। तो साइन गामा बराबर क्या आएगा, साइन 2i माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो साइन गामा को क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस पाई बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं, माइनस पहले बाहर निकाल लो, माइनस कॉस 2i लिखे, ये बात समझ में आई। अब इसको ऐसे लिखते हैं, एन स्क्वायर, ए का वैल्यू तो पाई बाई 2 है, तो ए का वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा सी लिख सकता हूँ। ठीक, कॉस स्क्वायर क्या लिखा, थीटा सी, बहुत बढ़िया। अब देखो साइन स्क्वायर बीटा को ऐसे लिखता हूं, एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सी को लिखता हूं मैं साइन थीटा सी का होल स्क्वायर, और साइन थीटा सी क्या होता है 1/n, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये कट गया, क्या है बच्चों ये एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हरी बस में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/n लिखते हैं ना बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो साइन स्क्वायर बीटा मस्त आ गया, देखो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, क्या गया अपना एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी ऐसी तैसी इसको लाना है हमको एन स्क्वायर माइनस 1, कहाँ गया रे भाई साहब, हाँ ये आ गया अपना साइन स्क्वायर बीटा, क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस 1। अब अपने को ये पता चल गया है साइन गामा कितना है -2i, इसको भी अपन एन स्क्वायर माइनस 1 लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, साइन गामा बराबर इसको लिख लो कॉस 2 थीटा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 - 2 साइन स्क्वायर आई, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या किए, 1 को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर आई माइनस 1। अब अपन को ये पता है देखो कि साइन आई बराबर होगा एन साइन आर, और हमको पता है मिनिमम डिविएशन के केस में आर का वैल्यू a/2 ले सकते हैं, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, एन साइन a/2, तो ये हो जाएगा एन साइन π/4, π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा n/√2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो साइन स्क्वायर आई क्या आ जाएगा n²/2, तो यहां पर क्या लिख लेते हैं 2 × n²/2 -1, 2 से 2 कट गया, क्या आया n² -1, तो साइन गामा क्या आया n² -1, साइन स्क्वायर बीटा क्या आया n² -1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, खत्म। तो ये क्या हो गया, सवाल खत्म, क्लियर है। ए का वैल्यू π/2 लिए, मिनिमम डिविएशन का केस लिखे, ये डिराइव कर लिए, बीटा बराबर ये किसका केस लिया बच्चों, नो इमरजेंस, यानी ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए इक्वेशन ये होता है 90 - a साइन वाला, 90 और ये तो सेम है, इसको काट दिए, यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा का, यहाँ a - थीटा सी आया, तो साइन स्क्वायर थीटा सी को क्या लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा सी, और हमको n के टर्म्स में साइन थीटा सी कॉस थीटा सी का तो रिलेशनशिप पता ही है, साइन थीटा सी 1/n होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा √n² - 1/n, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, n² कट गया, क्या है n² - 1, फिर इसको 2i लिखे, -2i लिख के फिर इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर, क्लियर है, बात बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, क्या लिखे, अगला सवाल देखो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
ठीक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड पेज, मतलब ये पेपर है बच्चों, ये पेपर दिख रहा है, नहीं ये पेपर है, क्या है पेपर, पेपर के उस पर ब्लॉक रख दिए, ये है ब्लॉक, ऐसा पेपर के ऊपर क्या रख दिए, ब्लॉक रख दिए, ऐसा पढ़ते नहीं बच्चों, ब्लॉक रख के उसमें अक्षर वगैरह। तो ये क्या बोला है, lying on a horizontal surface, you've got to find the minimum value of mu so that the letter L on the page is not visible from any point on the vertical axis. मतलब ये सपोज लेटर L लिखा है पेज में, तो ये साले को बाहर आ ही नहीं पा रहा है, नो इमरजेंस, क्या हो रहा है इसके साथ, नो इमरजेंस। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और वर्टिकल प्लेन मतलब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। नो इमरजेंस का कंडीशन क्या है, A must be greater than 2 थीटा c, a must be greater than थीटा c, 2 थीटा c, सॉरी आ रही बात समझ में। तो थीटा c कितना होगा मिनिमम, a बाय 2, तो थीटा c को कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो साइन थीटा c बराबर क्या होता है बच्चों, 1 बाय म्यू, तो म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, बात समझ में आई, पक्का। ये बच्चों ऐसा बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया है, ये नॉर्मली आया, ये इधर गया और ये इधर आया, ठीक, ये समझ में आ रहा है। यहां बनाते हैं नॉर्मल 1, यहां बनाते हैं नॉर्मल 2, क्लियर। अब ये है 90, ये है ए, ये है 90, ये है ए, तो ये तो अनडिविएटेड का आ गया, अंदर आ चुका है। ये भी कितना होगा बच्चों, 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ए, क्यों, ये 90 माइनस ए होगा, तो ये कितना हो गया ए, तो ये एंगल क्या होगा, ए, कितना होगा एंगल, ए, ए। तो अब ये ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 2a, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 2a, ये कितना होगा बच्चों, 2a, तो ये कितना होगा, 2a, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 2a, ये कितना है 90, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 2a, ये 2a प्लस 90, 2a प्लस 90, निकालना क्या है, एंगल ऑफ ए चाहिए, तो हम लोग को पूरा ए ये तीनों एंगल ए के टर्म्स में चाहिए, तो ये एंगल तो निकाल लिए कि ये कितना टर्म्स में है, 90 माइनस 2 है, ये वाला एंगल, ठीक, ये आया 90 माइनस 2 है, और एक 90 पता है, इसको ए के टर्म्स में निकालना है बच्चों, तो आइसोसेलेस क्या लगा देंगे, आइसोसेलेस। तो अगर ये ए है, ये क्या है बच्चों ए, तो ये जो दोनों होंगे वो क्या होगा, x और x होंगे, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, a प्लस 2x बराबर 180, तो 2x बराबर क्या आएगा 180 माइनस ए, तो x बराबर क्या आएगा 90 माइनस ए बाई 2, ये समझ में आया कि नहीं है, 90 माइनस ए बाई 2। अब सबका सम कर लो, तो 2a प्लस 90, ये वाला ये एंगल कितना आया था, 90 माइनस 2a आया था, तो 90 माइनस 2a प्लस 90 प्लस 90 माइनस ए बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक, 90 90 180 कट गया, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 90 बराबर क्या आएगा 5a बाय 2, तो 180 बाय 5, ये आ जाएगा a, 5 कितना जा 32, 32 ना, 32 नहीं 36, तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 36 डिग्री, समझ में आई बात, पक्का, क्लियर। ये परपेंडिकुलर एंटर करा, ये a है, ये 90 है, तो ये क्या होगा बच्चों 90 माइनस ए, ये तो नॉर्मल है, तो ये a हो गया, ये a है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन a, तो ये पूरा कितना हो गया 2a,
तो ये पूरा कितना हुआ 2a, या ऐसे भी देख सकते हो ये a है, ये तो 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस 2a, और ये नॉर्मल है तो ये कितना हो गया 2a, ये 2a तो रिफ्लेक्शन 2a, ये 2a तो ग्रेजिंग और वो वाला, ये 90 माइनस 2a, ये 90 माइनस 2a आ गया। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके a के टर्म्स में इसको निकाल लिए, ये तो 90 है ही क्योंकि परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, सबका सम बराबर। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका प्रिज्म का कुछ प्रॉपर्टी। आगे के एग्जांपल्स अपन लोग कल की क्लास में करेंगे और फिर पढ़ेंगे डिस्पर्जन और डिविएशन। ठीक है, बात समझ में आई?